आज हमने रिलेशंस को कवर करना है एंटायरली, जितना कल हो गया था उसके आगे। रिलेशंस की कुछ बेसिक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कुछ बेसिक रिलेशन क्या है, डोमेन, रेंज, को डोमेन मैंने बता दिया था। स्टार्ट हम डोमेन, को डोमेन, रेंज से ही करेंगे। कुछ बच्चों को उसमें अभी प्रॉब्लम होगी तो मैं एक बार दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर टाइप ऑफ रिलेशंस, देन मूव ऑन टू क्वेश्चंस। ओके, सो मान लो मेरे पास दो सेट हैं बच्चों। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं आर 1 2 3 4 एंड सेट बी में जो मेरे पास रिलेशंस एलिमेंट्स हैं दैट आर 4 5 6 7। ओके, अब इसका ना सिंपल है। पहले तो रिलेशन अगर आप लोगों को समझ आया हो तो किसी जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं सेट बी के साथ उनकी मैपिंग करनी एक तरह से क्या कहलाई जाती है, रिलेशन कहलाया जाता है। उनकी मैपिंग करनी, मैंने कल ये वर्ड यूज नहीं किया था, यस और नो? मैपिंग करना मैंने यूज नहीं किया था। मैपिंग होता है कि एरोज को यूज करना और ये बताने कि सेट ए के एलिमेंट का किसके साथ रिलेशन है। जैसे 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 6 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 7 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 6 के साथ, कुछ ऐसे मैपिंग होती है। डन। अब ये रिलेशन है और नंबर ऑफ रिलेशंस अलग अलग हैं इसमें, कि कौन सा रिलेशन। जब हमने कल की क्लास में किया था मैंने आपको स्पेसिफिक एक रिलेशन क्रिएट करके बताया था कि y इज इक्वल टू x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 x प्लस 7, ये रिलेशन बताए थे। अब यहां पर अगर आप चेक करो तो अगर एक पहला रिलेशन है दैट इज 1,4 और दूसरा है 1,6, एक रिलेशन है 2,5 एंड 2,7, एक रिलेशन है आप लोगों के पास 3,4 और एक रिलेशन है 4,6। ये अलग अलग रिलेशन है और इनकी अलग अलग आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट इनको कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर ऑफ रिलेशंस अलग अलग हैं। अब यहां से आप लोगों ने 3 चीजें निकालनी है। यहां से हमने 3 चीजों को समझना है बच्चों, ध्यान से। सबसे पहले है डोमेन, सबसे पहले आता है डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन है सेट ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन। जो एक रिलेशन है उसके जो पहले एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? डोमेन कहलाए जाएंगे। अब डोमेन को ना एक दूसरे तरीके से भी हम समझते हैं, इनपुट। इनपुट यानी जिसको किसी इक्वेशन में पुट किया जाए और उससे कुछ आंसर आए, वो आपके लिए क्या है? डोमेन है। जैसे अगर याद करो कल मैंने आपको बोला था अगर इसका रिलेशन हम कुछ ऐसे बनाएं, या कल वाला एक रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, कुछ याद हो अगर x रिलेटेड टू y, y इज इक्वल टू x प्लस 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, कुछ ऐसे था कल एक रिलेशन ना। तो मैं इसको डोमेन को कैसे समझता हूं? डोमेन को समझता हूं मैं इनपुट से, कि कोई ऐसी वैल्यू x की जिसको मैंने इस इक्वेशन में पुट किया और उससे मुझे कुछ आउटपुट मिला। मान लो x जब मैं पुट करूंगा 1, x जब पुट करूंगा 2, x जब पुट करूंगा 4, x पुट करूंगा 7, अलग अलग मैं वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, मेरे पास y आता जाएगा। तो जो आपकी x की वैल्यूज होंगी वो सारे आपकी इनपुट हैं और वही आपका डोमेन है। समझ आई बात? अब इस केस में आ जाते हैं अगर हम, तो अगर आप लोग चेक करो कि आपके पास कोई एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, ये एक 1,4 आपके पास है, एक 1,6 है आपके पास, या फिर अगर इसको रिलेशन को एक अच्छी तरीके से बनाएं और उससे एक रिलेशन क्रिएट करें तो कुछ ऐसा होगा दैट कि मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, यानी 1,5 2,6 3,7 एंड 4,8, ये आपके क्या हो गए? रिलेशन हो गया आपका एक, है ना। और ये रिलेशन डिफाइन कैसे कर रहा है कि x रिलेटेड टू y,
y इज इक्वल टू x प्लस कितना 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू b। डन, यहां तक क्लियर है। अब इसमें ना बच्चों जो जो आपकी x की वैल्यू है वो आपका डोमेन है और x की वैल्यू हमेशा होती है इनपुट। आप चेक करो, आपने यहां पर इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, आपने x को जब पुट किया 1 तो आपके पास y क्या आया, y आया आपके पास 5। देखो हमने इसे कुछ ऐसे लिखा हुआ है इस फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है ये, ऑर्डर्ड पेयर। कल बताया था ये कौन सा फॉर्म है, ऑर्डर्ड पेयर। 1,5 यही है ना, मैंने x को 1 पुट किया, y क्या मिला मुझे 5, 1 पुट किया क्या मिला 5 मिला। तो जो आप x की वैल्यूज रखोगे वो इनपुट कहलाई जाती हैं और वही आपका डोमेन होता है। अब इनपुट क्या क्या है आपके पास, जो पहले वाले सारे नंबर है 1 2 3 4 ये आपके क्या है, डोमेन। क्या है ये बच्चों, इनपुट और यू कैन से डोमेन। 1 2 3 4। अच्छा, एक काम इसमें और कर सकते हैं। अब बच्चे इसको कंफ्यूजन में इसलिए लेते हैं कि सेट ए के जितने एलिमेंट है 1 2 3 4, सर आपने चारों लिखे हुए हैं, डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो हमारे डोमेन है। नहीं, अगर मैं ये एक मैप हटा दूं, मैपिंग हटा दूं इसकी 4 की 8 के साथ, और मैं ये बोलूं कि एक रिलेशन है 1 4 5 2 6 3 7, ये मैंने हटा दिया तो अब आपका डोमेन बदल गया। अब डोमेन क्या हो गया 1 2 3, अब 4 हट जाएगा क्योंकि 4 अब आपकी रिलेशन में नहीं है। आई बात समझ में, डोमेन समझ आ गया। ओके, अब आगे आप बात करेंगे रेंज की। रेंज बेसिकली क्या है बच्चों, आउटपुट। आप कुछ इनपुट कर रहे हो किसी इक्वेशन में, आपको उससे कुछ क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। जो आउटपुट मिल रहा है वो आपका क्या है, रेंज है। डन। अब इसमें आपका आउटपुट क्या है, 5 6 7 आपका क्या है, आउटपुट है, क्योंकि वो रिजल्ट आ रहा है ना आपका। जब आपने 1 पुट किया आपको 5 मिला, जब आप 2 पुट करोगे आपको 6 मिलेगा, जब आप 3 पुट करोगे आपको क्या मिलेगा 7। तो आपका जो रेंज है, रेंज आपके पास है 5 6 7। अगर मैंने यहाँ पर 4,8 लिखा होता तो यहाँ पर डोमेन में 4 भी आ जाता और रेंज में 8 भी आ जाता। क्या ये चीज समझ आ गई सभी बच्चों को। ओके, मैंने इसको हटा दिया अब, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है वो है कोडोमेन। क्या है बच्चों, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जो आपका सेकंड सेट होता है, ये ए सेट है ये बी सेट है, जो आपका सेकंड सेट होता है बी सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके कोडोमेन है। वो सारे क्या है आपके कोडोमेन। 5 6 7 8। क्या ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई हैं, डोमेन रेंज कोडोमेन, क्योंकि ये फंक्शंस में काम आनी है और जनरली इनसे एक या दो क्वेश्चन आपको एनडीए में पूछा जाएगा। डोमेन और रेंज और कोडोमेन में से किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है आपको। कोडोमेन जो सेट बी होता है, जो सेकंड सेट होता है, उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे कोडोमेन कहलाए जाते हैं। क्लियर, यानी जो सेकंड सेट है वो एक तरह से क्या है, वो रिजल्ट, जो आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट हो सकते हैं, रिजल्ट क्या हो सकते हैं, तो ये वो सारे के सारे कोडोमेन में आते हैं कि भाई ये हमारे कोडोमेन है। डन। नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस यानी अगर एक सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन करने से पहले ये एक या आया तो अभी तक कभी नहीं है क्वेश्चन नंबर ऑफ रिलेशंस का, बट अगर आ जाए करेक्ट, तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हमें कि कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो देखो अगर बेसिक सी बात करें ना, तो सेट ए से रिलेशन 1 का 5 के साथ हो सकता है, 1 का 6 के साथ हो सकता है, ओके। 2 का 5 के साथ हो सकता है, 2 का 6 के साथ हो सकता है, 3 का 5 के साथ हो सकता है, 3 का 6 के साथ हो सकता है, दोनों का अलग अलग है ना। क्लियर है। अब अगर बेसिकली क्या है, इसके अलावा और भी रिलेशंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, वॉइड रिलेशन हो सकता है, एम्प्टी रिलेशन दोनों के बीच में, ठीक है।
तो ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं इन दो सेट के बीच में, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए इफ cardinality of set A is equal to m and cardinality of set B is equal to n, then number of relations are 2 raised to the power m multiply by n। तो 2 raised to the power m into n, ध्यान रखना। और अगर यहां पर चेक करें तो सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी है बच्चों, 3, सेट बी की कार्डिनैलिटी 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 रेज टू द पावर 6, यानी कितना आंसर 64। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है जो सेट ए से बी के बीच में बनेंगे। और हमने इसमें जो बनाए हैं वो तो हमने 6 ही बनाए हैं देख के, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, और भी काफी रिलेशंस इन दोनों के बीच में बन सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले है बच्चों वॉइड रिलेशन। वॉइड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, एम्प्टी रिलेशन। देन सेकंड आइडेंटिटी रिलेशन। देन थर्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ सिमेट्रिक रिलेशन। फिफ्थ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। Then sixth transitive relation। Then sixth inverse relation। And last equivalence relation। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। और ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे रिलेशन का। ये समझ आ जाते हैं दैट मीन्स रिलेशन समझ आ गया, इसके आगे कुछ नहीं है। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। अगर ये 3 समझ आ गए तो इक्विवेलेंस समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, करेंगे सारे, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, बाकियों से बहुत रेयरली क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला बच्चों वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन क्या हुआ कि जहां पर आप रिलेशन कोई क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो, या कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। जैसे अगर मैं बोलूं कि सेट ए है, इसको थोड़ा सा मैं रियलिस्टिक चीजों से लेकर चलूंगा तो ये ज्यादा समझ आते हैं। जहां पर नॉर्मल मैथ्स के एग्जाम्पल से समझाना होगा वहां पर, जहां पर रियलिस्टिक चीजों से समझ आए वहां पर उनसे कर सकते हैं। ठीक है, वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन मतलब मान लो सेट ए है मेरे पास, और उस सेट में ना मैंने क्या बोला है कि सेट ए कंसिस्ट ऑल गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास में सभी गर्ल्स का एक सेट है। ठीक है, जितनी भी गर्ल्स है वो सारी इसमें है। तो मैंने बोला x रिलेटेड टू y, x और y के बीच में रिलेशन है x इज ब्रदर
ऑफ वाई फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 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 कोई रिलेशन बना सकता है बच्चा? मैंने बोला एक x एलिमेंट है, एक y एलिमेंट है, x y से रिलेट करता है, और किस में रिलेट करता है कि x भाई है किसका? y का भाई है ना। और जो x और y है वो कौन से सेट से आए हैं? सेट a से आया है। अब चेक करो, सेट a में तो सभी गर्ल्स हैं, सेट ए में सभी गर्ल्स हैं, तो क्या कोई रिलेशन बन सकता है? गर्ल्स में तो सिस्टर बन सकती है, ब्रदर तो नहीं बन सकता, यानी ये कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा हमारे पास। तो अगर रिलेशन नहीं बन रहा तो वो कौन सा रिलेशन हुआ? वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। समझ आई बात? इसको थोड़ा मैपिंग से समझ लेते हैं। मैंने सेट ए में ना, ये मैंने सेट ए लिखा, ये भी मैंने सेट ए लिख लिया, इसके एलिमेंट x है सारे, इसके एलिमेंट y है, क्योंकि x इज रिलेटेड टू y। अब मैंने नाम लिखने शुरू किए, गीता, सीता, और नाम क्या हो सकते हैं भाई? जशन, और रामकुमारी, और 4 लिख लिए। और y में यही हो गए, फॉर एग्जांपल गीता, सीता, जशन और रामकुमारी। अब मुझे ये बताओ, ये सेट ए से आपको सेट बी में ना ये बताना है, वो रिलेशन करना है कि ना ये भाई है और ये इसका भाई है, एक्स का जो एलिमेंट है वो वाई का भाई है। बताओ हो पाएगा पॉसिबल? क्योंकि ये सभी क्या हैं? फीमेल्स हैं। ये भी क्या हैं? सभी फीमेल्स हैं। फीमेल के बीच में ब्रदर नहीं बन सकता। डन। इस वजह से कोई रिलेशन यहां पर क्रिएट नहीं हो रहा, तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, जहां पर आप कोई रिलेशन नहीं बना पा रहे हो। क्लियर? नोट डाउन कर लो बच्चों। एग्जाम यहां तक करना, ये एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि अच्छे से समझ आए चीज। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? और ये एक ऐसा रिलेशन है जो आगे बाकी रिलेशंस को डिफाइन करता है। आइडेंटिटी रिलेशन होता है बच्चों कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ ही रिलेशन बना रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ ही रिलेशन बना रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब सेम सेम सा, ठीक है। जैसे मान लो सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट है। मैंने बोला कि एक रिलेशन क्रिएट कर दो ए से ए का, ए से ए का रिलेशन क्रिएट कर दो। तो मैंने एक सेट यहां पर रखा ए 1, 2, 3, ए सेट है। यहां पर मैंने रखा 1, 2, 3, ये भी ए सेट है। तो मैंने 1 का रिलेशन 1 से रखा, 2 का रिलेशन 2 से रखा, 3 का रिलेशन 3 से रखा। इसके अलावा मैंने कोई रिलेशन नहीं बनाया। तो ये कौन कौन से रिलेशन हुए? 1, 1, 2, 2, 3, 3। जब आपके पास ऐसा कुछ रिलेशन बने तो वो आपके लिए क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। बट इसमें एक वर्ड का जरूर ध्यान रखना, और वो वर्ड है फॉर ऑल। यानी जितने एलिमेंट होंगे ना सेट में, उन सबका रिलेशन होना चाहिए। अगर किसी एक का भी उसके खुद के साथ रिलेशन नहीं है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अगर मान लो मैं एक चौथा एलिमेंट बना देता हूं सेट ए में 4, और यहां पर भी रख देता हूं 4, बट मैंने वो यहां पर लिखा नहीं है। मैंने 4,4 लिखा है? नहीं लिखा। मैंने सेट ए में जरूर दे दिया 4, बट मैंने रिलेशन में नहीं लिखा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। तो इस वर्ड को बड़े अच्छे से समझ लो। फॉर ऑल यानी जितने एलिमेंट होंगे ना सेट में, उस सबके यहां पर लिखे होने चाहिए। अगर कोई एक भी नहीं है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। समझ आई बात? पक्का? और यही होने चाहिए, कोई और रिलेशन नहीं हो सकता। खुद का खुद के साथ ही हो सकता है, दूसरों के साथ नहीं हो सकता। यानी अगर 1 चाहे ना कि मैं 2 के साथ रिलेशन बनाना चाहता हूं, और आपने लिख दिया 1, 2, आप बोलो कि सर 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, ये 4 तो है ही है सर, आइडेंटिटी हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 2 के साथ बना रहा है, तो वो अलाउड नहीं है आइडेंटिटी में। समझ आ गई बात? पक्का? नोट डाउन करो। सेकंड बेटा डालना हेडिंग
इसके बाद ए हो गया, बी हो गया हमारे पास, सी है ना थर्ड है, कौन सा था, रिफ्लेक्सिव। और इसको समझना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब होता क्या है कि जैसे वन क्या है, थोड़ा एनर्जेटिक है। वन कहता भी ठीक है कि आपने अभी तक मुझे रोक के रखा आइडेंटिटी रिलेशन में, आपने मुझे बोला कि सिर्फ एक खुद के साथ ही रिलेशन रखना है, कितने टाइम, कितना टाइम और रख पाएगा, कंट्रोल नहीं है ना, एनर्जेटिक है। तो वन ने क्या किया कि भाई मैं वन के साथ तो रिलेशन में हूं, बट मैं थ्री के साथ भी रिलेशन में आऊंगा, यानी मैं इसके साथ भी मैपिंग करूंगा। और टू बोलता है कि ठीक है, अगर ये थ्री के साथ भी करेगा तो मैं भी वन के साथ जाऊंगा। अब यहां पर रिलेशन क्या बन गया बच्चों, अब रिलेशन हो गया 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 2,1। ये हुआ रिफ्लेक्सिव। कौन सा, ओ सॉरी 4,4 है इसमें, क्या बच्चे, 3,1, 1,3 लिखा है ना मैंने, क्योंकि पहले सेट वाले एलिमेंट उठाने हैं, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में चेंज क्या हुआ, आइडेंटिटी किसी और के साथ रिलेशन अलाउड नहीं करता, रिफ्लेक्सिव कहता है कि भाई पहला तुम्हारे खुद के साथ सारे रिलेशन होने चाहिए, उसके बाद तुम किसी और के साथ रिलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो चाहे ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहला तुम्हारा खुद के साथ होना चाहिए। यानी वन का वन के साथ है, चेक कर लिया, टू का टू के साथ है, चेक कर लिया, थ्री का थ्री के साथ है, चेक कर लिया, फोर का फोर के साथ है, चेक कर लिया, डन। इसके अलावा और कोई भी रिलेशन है हमें एक्सेप्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन से हुए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुए। आ गई बात समझ में, ओके। अब यहां पर एक चीज देखना कि जितने तुम्हारे आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, जितने तुम्हारे आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सभी के सभी। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे आप उनको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हो, बट जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे जरूरी नहीं है वो क्या हो, आइडेंटिटी रिलेशन हो। तो ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, बट every reflexive relation is an identity relation is not compulsory, कि वो कंपलसरी नहीं है कि हर हो सकता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, बट जैसे अब यहां पर नहीं है तो नहीं होगा। समझ आई बात, रिफ्लेक्सिव को लिख लो, और ये स्टेटमेंट जो है ये मैंने बोली है ये भी लिख लो, every identity relation is a reflexive relation। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होते हैं, and it is not compulsory that every reflexive relation is a identity relation, कि रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गए ना, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। मैं अब एक एग्जांपल दूंगा, मुझे बताना कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा वॉइड है, कौन सा आइडेंटिटी है। तीनों बता पाओगे पक्का, या दो तीन और करवा दूं अभी ये टाइप, फिर करोगे उसके बाद ट्राई। नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों डी की तरफ। फोर्थ है तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को अगर मैं एक हिंदी के वर्ड से डिफाइन करूं तो वो बोलता है जैसे को तैसा। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन वो होते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन है तो उस दूसरे एलिमेंट का पहले वाले एलिमेंट के साथ रिलेशन होना जरूरी है। यानी अगर मैं
रिलेशन बना रहा हूं यहां पर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। इसके बाद मैंने किया 1,3, 2,1, ये मैंने कर दिए। करेक्ट। अब पहली बात, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? कौन कौन बोल रहा है यस? नहीं। कौन कौन बोल रहा है कि भाई ये नहीं है? सभी। गुड। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? है। अब अगर इसको रिफ्लेक्सिव से सिमेट्रिक में चेंज करना है ना, तो जो ये पहले आइडेंटिटी वाले हैं सेम सेम है, इनका रिवर्स तो पॉसिबल है, और यू कैन से इनका रिवर्स तो इसी में है। 3,3, 3,3 जैसे मर्जी लिख लो, जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की रेस पावर 4, सारा सेम ही है ना, तो ये सेम ही है। ठीक है। अगर इसको सिमेट्रिक में चेंज करना है तो सिमेट्रिक क्या बोलता है कि भाई अगर इसने अलग से रिलेशन बना रखा है ना 1 से, 1 का 1 के साथ भी है, 1 का 3 के साथ भी है, तो उस रिलेशन में ना 3 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। और अगर 2 का रिलेशन 1 के साथ है तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 2 के साथ होना चाहिए। तभी मैं इसको क्या बोलूंगा? सिमेट्रिक, यानी जैसे को तैसा। मतलब अगर 1 3 के साथ रिलेशन बनाएगा तो भाई 3 भी 1 के साथ बनाएगा, अगर 2 1 के साथ बनाएगा तो 1 भी 2 के साथ बनाएगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि इसमें फॉर ऑल का कोई इशू नहीं है। रिफ्लेक्सिव में तो फॉर ऑल होता है बच्चों, इसमें भी फॉर ऑल होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में फॉर ऑल नहीं होता, इसमें फॉर एनी होता है, यानी कोई भी एलिमेंट हो बट उसका रिवर्स पॉसिबल होना चाहिए आपके पास। मतलब अगर ये 2,2 ना हो, हाँ तब भी पॉसिबल है। हमें जो दे रखा है रिलेशन, मान लो मुझे एक रिलेशन दे दिया बच्चों 1,5, 3,2, 1,4, ये 3 दे दिए। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि वो आइडेंटिटी वाले सारे होने चाहिए, है ना। अब ये सिमेट्रिक अभी नहीं है, मुझे ये सिमेट्रिक बनाने हैं। कैसे बनाऊंगा मैं? कि जो 1,5 है ना, इसका 5,1 के साथ एक रिलेशन बना दिया, और 3,2 को 2,3 के साथ बना दिया, और 1,4 को 4,1 के साथ रिलेशन में बना दिया। ये मेरा क्या हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। क्लियर है बच्चों? पक्का? गुड। नोट डाउन कर लो। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों, मान लो, इधर सुन लो, मान लो मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। अब यहां से मैंने ना एक रिलेशन बनाया सेट ए से सेट ए के तरफ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना। 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ। अगर ये है 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि 1 का रिलेशन 3 के साथ भी होना चाहिए, यानी 1 और 3 भी आपस में अटैच होने चाहिए। जो इनके बीच में कॉमन पार्ट है 2, उसके अलावा जो एलिमेंट 1 और 3 बचे उनका भी आपस में रिलेशन होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। मान लो अगर आपको दिया जाए रिलेशन 2,3, 3,4, करेक्ट? 2,3, 3,4, क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव तब तक नहीं होगा जब तक वहां पर कौन सा रिलेशन प्रेजेंट नहीं होगा? 2,4। और जरूरी नहीं है ये ऐसे ही लिखा जाए, आपको हो सकता है पहले लिखा जाए 2,4, फिर लिखा जाए 3,4, फिर लास्ट में लिख दिया जाए 2,3। आपको ये देखना है कि दोनों में
कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो उस बेस पर आप ये चेक कर सकते हो कि रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब चेक करो क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है बच्चों? कौन कौन सा कॉमन आ रहा है? 2,3, 3,4। यानी आपको जस्ट ये देखना है कि ये दो पार्ट कॉमन है तो ये दो प्रेजेंट होने चाहिए, यानी 2,4 होना चाहिए। तो 2,4 है, 3,4 और 2,3 भी है, तो ये कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। आगे बात समझ में? ट्रांजिटिव भी फॉर एनी है, फॉर ऑल नहीं है। यानी आपको जस्ट ये चेक करना है कि अगर दो रिलेशन है उनमें अगर कुछ कॉमन है तो उनका एक सेपरेट भी रिलेशन होना चाहिए। समझ आई बात? अब लास्ट इसका पार्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों? इफ अ रिलेशन is reflexive, symmetric and transitive, then relation is known as equivalence relation. Then relation is known as equivalence relation. अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा कोई रिलेशन बना सकते हो या बन सकता है? कैसे? हाँ, ऐसा बना सकते हैं हम कोई रिलेशन। चलो बनाते हैं। ये 1 2 3 इन्हीं से बना ले। चलो जैसे सेट ए है 1 2 3 4, इसका सेट ए के साथ ही रिलेशन 1 2 3 4 है। तो मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं, ध्यान से देखना, बताना मुझे ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटीज जो भी तुम्हें समझ आए कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है? तो 1,1 2,2 3,3 4,4 जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? 1,2 2,4 1,4 2,1 4,2 बस यही बहुत है। ओके, सबसे पहले क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। गुड। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव क्यों है ये? क्योंकि इनमें जितने भी एलिमेंट एक सेट के अंदर है उनका खुद के साथ तो रिलेशन है, बाकी औरों के साथ हो ना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। गुड। कौन सा? 4,1 नहीं है? नहीं, फिर उससे क्या प्रॉब्लम है? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये देखना है कि 1 2 3 4 ये जितने एलिमेंट लिखे हैं ना, सबका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी लिखे हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन हो गया। थर्ड, सिमेट्रिक है। कैसे? 1,2 2,1 2,4 4,2 1,4 4,1 तो नहीं है? है? क्या कह रहे बच्चे? ऑल नहीं है ना, तो एनी है उसके अंदर। तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी का आपको देखना है, आपको ये देखना है कि जो ये रिलेशन 1,2 इसका उल्टा हो 2,1 2,4 4,2। बट फॉर एनी का एक और मतलब है, फॉर ऑल का मतलब है कि सभी रिलेशन में होने चाहिए जो एलिमेंट है। फॉर एनी का मतलब है कि अगर तुमने लिख दिया ना रिलेशन के अंदर एलिमेंट, यानी रिलेशन बना दिया, तो उसका उल्टा होना ही चाहिए। या तो लिखो ही मत, मतलब या तो मैं इसे लिखता ही ना 1,4 को, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने लिख दिया ना तो इसका उल्टा होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा। यानी
अगर 1,2 का उल्टा 2,1 है वहां पर, 2,4 का उल्टा 4,2 है वहां पर, तो 1,4 अगर लिखा है तो इसका उल्टा 4,1 होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। समझ आ गया? ये मतलब है फॉर एनी का, कि भाई अगर लिखना है तो उसका उल्टा लिखो, अदरवाइज रहने दो। जैसे अगर मैंने यहां पर 3,2 लिखना होता, अगर मैं यहां पर मैंने लिखा नहीं है ना, अब ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, बट अगर मैं तुम्हें यहां पर 3,2 लिख दूं तो आप बोलोगे कि सर अगर ये लिखा है ना रिलेशन तो इसका उल्टा लिखूं। अगर नहीं लिखा था तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर लिख दिया, एक रिलेशन बना दिया, तो भाई उसका उल्टा करो। फिर 3,2 लिख दिया तो 2,3 भी लिखो वहां पर। आई बात समझ में? पक्का? अब थर्ड बताओ, ट्रांजिटिव है? कैसे बताओ? 1,2 तो 2,4 है, तो 1,4 होना चाहिए। 2,1 4,2 4,1, क्या ये है? इनमें बन रहा है कुछ? तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? यस और नो? वो भी फॉर एनी है, फॉर एनी है, ध्यान से। फॉर एनी को ऐसे समझना कि भाई कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो आप, बट अगर लिख दिया तो वो तभी होगा जब वो प्रेजेंट होगा वहां पर। मतलब अगर 1,4 है, जैसे 1,2 2,4, फिर इसका 1,4 आ गया यहां पर, तो अगर 2,1 इस पे लिखा है और इसके अलावा मैं लिख देता हूं 1,3, तो कौन सा होना चाहिए? 2,3 होना चाहिए। अब बचा कौन सा है हमारे पास? कोई नहीं बचा, डन है सारा। कौन सा बचा? 4,1 1,3, तो 4,3 होना चाहिए। डन? कोई और तो नहीं रह गया? क्लियर है? अब 2,3 भी क्लियर है। ये वाला कहां से आया? मतलब पढ़ा है ना यहाँ पर, बस ठीक है। अब जो अगर लिख दिया ना उसमें, तो वो रिलेशन होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होगा। ये मत समझना कि अगर एक नहीं लिखा, मतलब तुमने समझने को लिख लिया कि 1,2 2,4, तो 1,4 होना चाहिए, तो ये तो पूरा एक सीरीज बन रही है फॉर एनी। बट अगर मैंने 2,1 लिख दिया ना, और उसके बाद मैंने फिर तुम्हें दे दिया 2,1 के बाद 1,3, तो 2,3 होना चाहिए वहां पर, तभी वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। अगर वो नहीं है तो नहीं कहलाया जाएगा। इसके दम पर मत। फॉर एनी का मतलब है कि आप कोई भी लिख सकते हो, बट अगर लिख दिया तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है? तभी वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। अब जैसे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यस और नो? सिमेट्रिक है? ट्रांजिटिव है? तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या यहां तक समझ आ गया? ये टाइप्स हैं, अभी ज्यादा पक्के नहीं हुए हैं, मैं अगेन बोल रहा हूं, बहुत इनमें कंफ्यूजन है, तो कल एक बार दोबारा इन्हें करेंगे एग्जाम्पल के साथ। इनके आज के टाइप नोट कर लिए? समझ आ गया अच्छे से? तो इनको एक बार दोबारा रिवाइज करना। क्वेश्चन 3 के ऊपर ही बनेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये तीनों एग्जाम्पल से कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद फंक्शन करेंगे।